तो यार स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे आप सभी का। आज हम रिवीजन करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई-वे बिल और TDS और TCS वाले टॉपिक का। चलो तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो कि CA इंटर में अभी नया नया ऐड हुआ है, तो चांसेस बनते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन आने का। अच्छा, मैं आपको आखिरी में ये भी बताऊंगा कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो सर चलो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या होता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सिंपली एक ही बात कहता है कि आखिरकार कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन से रिकॉर्ड एक रजिस्टर्ड पर्सन को रखने होंगे और कहां पे रखने होंगे, किस फॉर्म में रखने होंगे, मैन्युअली रखने होंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली रखने होंगे, कब तक रखने होंगे। तो ये सारी बातें हमारा करता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो यार चलो सर, सबसे पहले किसको रखना है, तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना है। कहां रखना है, तो एक है हमारा PPOB। PPOB का मतलब होता है क्या, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक है हमारा APOB। APOB का मतलब होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और एक और चीज, अगर आपके डॉक्यूमेंट कहीं और पाए गए तो हम यही मानेंगे कि वो उस रजिस्टर्ड पर्सन के ही डॉक्यूमेंट है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो आप ही के डॉक्यूमेंट कहीं और दूसरी प्लेस पे पाए गए तो वो आप ही के माने जाएंगे, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अब देखो सर, कौन से डॉक्यूमेंट रखने, ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर नहीं सर। ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो यार ये इतना सा ही डिफरेंस होता है। फॉर सपोज करो आप उसको लेके गए मूवी पे, अब आपकी मम्मी ने पूछा कहां गया था, तो आपने बोला मूवी पे, ये हो गया ट्रू एंड फेयर। पर आप तो ठहरे सच्चे इंसान, हरिश्चंद्र, तो आपकी मम्मी ने पूछा कहां गया था, आपने बोला देखो मम्मी मूवी पे गया था, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मम्मी वो मेरे को पॉपकॉर्न खिला रही थी और मैं उसको पॉपकॉर्न खिला रहा था, मम्मी फिर हमने थम्स अप भी ली थी और मम्मी हमने ये सारा चीज करा था और फिर मम्मी हमने फिर बाद में आइसक्रीम भी खाया था और मम्मी फिर आइसक्रीम उसके मुंह पे लग गई थी। दिस इज ट्रू एंड करेक्ट। तो लॉ मेकर बोलता है कि आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड रखने हैं। इसका मतलब है अब बहुत ज्यादा सख्ती है, ट्रू एंड फेयर नहीं, ट्रू एंड करेक्ट। सर क्या क्या रखना है, तो लॉजिकली आप सोचो ना क्या क्या रखना पड़ेगा। तो सर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, कितना मेरा इनवर्ड परचेस है, कितना आउटवर्ड सप्लाई है, स्टॉक ऑफ द गुड्स, कितना ITC अवेल करा है, आउटपुट टैक्स पेबल और रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। सर एक बात बताओ, आखिरकार रूल्स ने क्या क्या बोला, तो रूल्स बहुत बेसिक सी बात कहते हैं कि रिवर्स चार्ज सप्लाई है उसका रिकॉर्ड रखो, फिर रिवर्स चार्ज सप्लाई का रिकॉर्ड रखो ही, और नेम एंड एड्रेस ऑफ जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उनका, जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उनका, फिर जो आपने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे हैं वो रिकॉर्ड रखो, फिर जितना आपके पास एडवांस आया है उसका रिकॉर्ड करो, और फिर जो आपका प्रीमाइसेस है जहां गुड्स स्टोर्ड है उसका भी एड्रेस आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद सर आखिरकार रिकॉर्ड्स तो हमको समझ में आ गया रखने, पर कंपोजिशन वाले को भी सारे रिकॉर्ड्स रखने। तो याद रखना ये बात, कंपोजिशन वालों को 2 रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है, एक तो स्टॉक ऑफ गुड्स और दूसरा डिटेल्स ऑफ टैक्स, क्योंकि लॉजिकल है ना राजा, कंपोजिशन वाले को तो फ्लैट रेट पे टैक्स देना रहता है। अगर आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड कंपोजिशन वाला रिवीजन वीडियो नहीं देखा तो जाओ जाके पहले वो रिवीजन वीडियो देख के आओ। तो यार अकाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिटेल्स ऑफ टैक्स, ये कंपोजिशन वालों को डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फ्लैट रेट पे टैक्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद सर एजेंट कौन कौन से रिकॉर्ड रखेगा। सर कौन सा एजेंट, तो वही सच्चा एजेंट जो इनवॉइस अपने खुद के नाम पे इशू करता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था सप्लाई वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यार देखो ना यार ध्यान से, सबसे पहले एजेंट को क्या क्या रखना है, तो प्रिंसिपल एजेंट को ऑथोराइज करेगा कि यार तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स भेजो, तो वो ऑथोराइजेशन रखना है। फिर कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिले वो रखना है। फिर आपने प्रिंसिपल को क्या क्या डिटेल्स फर्निश करी वो रखना है, और आपने टैक्स पे करा ऑन दी रिसीट और सप्लाई ऑफ गुड्स, जो भी प्रिंसिपल ने आपको गुड्स भेजा होगा वो भी सप्लाई है,
तो उस पे आप आईटीसी लोगे, और जो आपने आगे माल बेचा होगा उस पे जो टैक्स पे करोगे, ये सारी डिटेल भी आपको रखनी पड़ेगी। सर additional details are to be required to be maintained by manufacturer and service provider। क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो काम कुछ बनाने का रहेगा, गुड्स बनाएगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, तो इसको प्रोडक्शन के अकाउंट्स भी रखने हैं जहां पे सारी डिटेल रहे, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हुए हैं, क्या क्या वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स हैं। और अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर को ये डिटेल रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से गुड्स यूज हुए हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में, और सारी के सारी इनपुट सर्विसेज जो हमें मिली है और जो हमने सप्लाई करी है। इसके बाद सर ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन, वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है, गोडाउन का मालिक है जहां पे सप्लायर का माल पड़ा है, तो सर इन्हें क्या क्या डिटेल रखनी है। तो यार देखो, समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले रजिस्टर्ड हो या ना, तो भले ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड हो, भले ऑपरेटर ऑफ गोडाउन अनरजिस्टर्ड हो, भले वेयरहाउस वाला अनरजिस्टर्ड हो, इन्हें कंपलसरी कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की डिटेल और एनी अदर रिलेवेंट डिटेल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वो अनरजिस्टर्ड है, क्या फिर भी रखना है? हाँ राजा, फिर भी आपको रखना है। तो क्या क्या रखना है? तो ट्रांसपोर्टर भाई ये सारी डिटेल रखेगा, क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट करे, कितना गुड्स अभी स्टोर करा है, ट्रांजिट में है। फिर GSTN ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, जितनी भी ट्रांसपोर्टर के ब्रांच है सबका आपको डिटेल रखना पड़ेगा। फिर सर गोडाउन ऑपरेटर और वेयरहाउस वाले क्या रखेंगे? तो गोडाउन ऑपरेटर ये रखेंगे कि कितने टाइम तक सप्लायर का गुड्स वेयरहाउस में पड़ा है, फिर कब माल डिस्पैच हुआ, कितना रिसीट हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, तो ये सारी डिटेल रखेंगे कौन? हमारे गोडाउन और वेयरहाउस वाले। अब सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे मटेरियल भी वही लगा रहा है, लेबर भी वही लगा रहा है, तो मटेरियल और लेबर दोनों ही वही लगा रहे हैं और बदले में बन रहा है क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसी चीज को बोलते हैं क्या? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। चलो आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, देखते हैं आपको आता है या नहीं। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। तो वो क्वेश्चन ये है, क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आईटीसी मिलता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आईटीसी ब्लॉक हो जाता है? सर क्या क्या रिकॉर्ड रखने पड़ेगा? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। तो यार मैंने मेरा काम किसी और को दिया है, तो सर उसको रखना पड़ेगा ना कि भाई साहिल सर का काम ले रहा हूं, तो मेरे बिहाफ पे वो काम कर रहा है, और फिर जहां से उसको गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं उस सारे सप्लायर की डिटेल। सर और क्या क्या रखना पड़ेगा? तो उसको ये भी रखना पड़ेगा कि कितना क्या पेमेंट रिसीव हुआ है, फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, जो जो गुड्स हमारा यूज हुए हैं फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो सारी डिटेल भी इसको रखनी पड़ेगी। कितना पेमेंट मिला, कितना पेमेंट बाकी है, सारी डिटेल रखेगा कौन? वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला। सर ये अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कैसे रखना है? तो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखोगे और वो भी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेट होने चाहिए। अच्छा सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि अगर पूरी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, सर्वर क्रैश हो गई, तो भाई आपको इनका बैकअप भी रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा तो रखना है और डेटा का बैकअप भी रखना है, और जिसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। एक और चीज सर, अगर आपने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा, बुक्स ऑफ अकाउंट चलेगा? हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब प्रॉपर ऑफिसर आएगा, प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा कि दिखाओ मेरे को रिकॉर्ड्स, तो भाई उसको रिकॉर्ड्स दिखाए आपने बोला ये लो रिकॉर्ड्स, हार्ड कॉपी में भी या इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट, जिस फॉर्म में प्रॉपर ऑफिसर मांगे। अब उस रिकॉर्ड में पासवर्ड लगा हुआ है, आपने बोला प्रॉपर ऑफिसर वी विल नॉट प्रोवाइड यू पासवर्ड, दिस इज प्राइवेसी, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा चुप भाई, फाइल्स तो देनी है, पासवर्ड भी देना है, और कभी आपने कोई कोड वर्ड से डेटा सेव करके रखा है तो आपको कोड वर्ड भी उसको बताना पड़ेगा कि इस कोड वर्ड का ये मतलब है, इस कोड वर्ड का ये मतलब है। और जो सारी डिटेल एक्सेस के लिए चाहिए वो सारी की सारी डिटेल हमको प्रॉपर ऑफिसर को देनी पड़ेगी। सर कोई भी एंट्री इरेज नहीं होगी, ओवर रिटन
नहीं होगी। सर अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है अदर देन क्लैरिकल नेचर, तो भाई उसमें आपको पता है क्या करना पड़ेगा, स्कोर्ड आउट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये मेरे से गलती हो गई, ये स्कोर्ड आउट करा और यहां पे मुझे अटेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब सील और साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आप करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करोगे। सर इलेक्ट्रॉनिक के केस में सारी जितनी भी एंट्री आपने एडिट करी डिलीट करी उसका पूरा एक लॉग मेंटेन होना चाहिए कि ये एंट्री एडिट करी है, ये एंट्री डिलीट करी है। बुक्स ऑफ अकाउंट को सीरियली नंबर करोगे और जब डिमांड करा जाए वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप डिमांड भी दे दोगे उनको। फिर सर अगर नहीं अकाउंट मेंटेन करा तो भाई अब पीओ क्या करेगा ना, देखेगा कि भाई आपकी कुछ ना कुछ तो चालबाजी होगी तभी आपने अकाउंट मेंटेन नहीं करा, तो पीओ विल डिटरमाइन टैक्स पेबल ऑन द अनअकाउंटेड गुड्स। और सेक्शन 73-74 का भी प्रोविजन लग जाएगा और 73-74 से आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। तो जो मैं कह रहा था ना आखिरी तक वेट करना, बस यही है। ये इसमें से एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बैठेगा ही बैठेगा। सो इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है राजा, कि आखिरकार कब तक अकाउंट्स रिटेन रखना है। तो 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, नॉर्मल केस। पर अगर अपील है, रिवीजन है, एनी अदर प्रोसीडिंग, अपीलेट अथॉरिटी, रिविजनल अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल, कोर्ट, अगर केस की बात है तो केस में सरकार ने बोला 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील और 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो यार यहां पे आप गड़बड़ मत करना। देखो मैं आपको इसका एक शानदार सा क्वेश्चन भी करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो रिटर्न की ड्यू डेट है 30/12/2021। सर कब तक मेंटेन करना है, और 30/12/2021 है, नॉर्मल केस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा है आपको कब तक, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यार रिटर्न की ड्यू डेट है 30/12, इस 30/12 से कितने गिन दो यार, 72 मंथ्स मतलब 6 साल, तो 6 साल तक आपको मेंटेन करना है ना। तो 30/12/2027 तक आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, तो यार नॉर्मल केस है। पर सर फॉर सपोज करो अगर 2021 में 30/12/21 ही ड्यू डेट है और अपील का केस, क्या केस है, अपील का, और अपील के केस में सरकार क्या बोलती है कि भाई जब फाइनल डिसीजन आया, तो फाइनल डिसीजन तो कब आया, 30/3/28, तो अब 1 साल ले लो इधर से, तो 30/3/29 और 72 मंथ्स, और 72 मंथ्स सर वापस से वही आएगा 30/12/2000 विच एवर इज लेटर। तो विच एवर इज लेटर आ जाएगी हमारी कौन सी, 30 मार्च 2029। ठीक है, तो यार देखो ना ध्यान से, 72 मंथ्स फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, तो जिस दिन एनुअल रिटर्न फर्निश करना है उसमें 72 मंथ्स प्लस कर दो, या अगर अपील का मामला है तो फिर आप 1 ईयर उसमें प्लस कर देना। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया बेटा, चैप्टर हो गया आपका खत्म। बहुत ही क्यूटीपाई चैप्टर है। इस क्यूटीपाई चैप्टर में बस ये जो आखिरी में मैंने आपको लिमिट बताई, बस ये लिमिट ही आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है हमारा ई वे बिल। ठीक है, तो यार ई वे बिल का जो हम रिवीजन है वो हमारे हैंड रिटन नोट से करेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है। कौन सा, ई वे बिल। आ जाओ सर, एक होता है वे बिल और एक होता है ई वे बिल। तो वे बिल का मतलब ये होता है कि जितने सारी चीजें एक ट्रक वाले भैया लेके जा रहे हैं, तो हमने ट्रक वाले भैया से डिटेल मांगी कि भाई क्या सामान है, किसका सामान है, कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर बीच में गाड़ी रोकेगा तो भाई गाड़ी में तो कुछ भी हो सकता है।
हाँ, गाड़ी में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है गाड़ी में कोई ऐसे गुड्स है जिसपे टैक्स ही ना पे कराओ, हो सकता है गाड़ी में अफीम जारी हो, तो गाड़ी में तो कुछ भी हो सकता है। तो यार सरकार ने बोला कि हमारे पास पावर है, हम चाहे तो कोई भी ट्रक को बीच में रोक सकते हैं और बीच में रोक के ट्रक चेक कर सकते हैं और ट्रक वाले भैया से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ई वे बिल। तो वे बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। सर आखिरकार हर केस में ई वे बिल बनाना है क्या? नहीं राजा। तो अगर सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और यहां पे है हमारा रेसिपिएंट, अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू, अच्छा अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई को हटा देना, 50,000 से ज्यादा है। सर 50,000, तो ये पहला चैप्टर है जहां पे आपको देखना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। हर बार हम हटाते थे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी हम हटाते थे, यहां पे हटाना नहीं है, यहां पे जोड़ना है, क्योंकि सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा ई वे बिल बने ताकि हमें मालूम पड़ जाए कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, रास्ता सुहाना होना चाहिए तो मंजिल तो अक्सर मिल ही जाती है। ठीक है, तो आपका भी रास्ता अच्छा होना चाहिए। अब देखो सर, फॉर एग्जांपल यहां पे टैक्सेबल सप्लाई है 47,000 वैल्यू है, जीएसटी है 18%, तो क्या ई वे बिल बनेगा? राजा 47,000 तो एक्सक्लूसिव है, सबसे पहले 47,000 में 18% जोड़ो, 55,460। जैसे ही आया 55,460, इसका मतलब है सर 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर टैक्सेबल है 35, एग्जेम्प्टेड है 18, क्या ई वे बिल बनाना पड़ेगा? राजा आप तो एक काम करो ना, 35 और 18 ऑल दो 53 हो गया। पर सर एक बात बताओ, यहां पे ई वे बिल क्यों बनेगा? एग्जेम्प्ट में तो सर हम काउंट ही नहीं करते, तो हम क्या करेंगे ना, जैसे 53,000 है तो सबसे पहले 35,000 का 18%, 6,300, तो ये आ गया मेरा कितना, 41,300। अब देखो टैक्सेबल की वैल्यू तो सिर्फ 41,300 है ना, तो क्या ई वे बिल बनाना है? नहीं राजा, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो माता रानी की जय। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई है 51,000, नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। जब टैक्स की चोरी ही नहीं हो रही तो काहे का ई वे बिल? अब ई वे बिल कब कब रिक्वायर्ड होता है? तो फॉर सप्लाई, अदर देन सप्लाई, और अगर एक यूआरडी रजिस्टर्ड को माल बेच रहा है तब भी हमें ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर अदर देन सप्लाई के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो यार अदर देन सप्लाई का मतलब ये होता है कि हमारी सप्लाई तो नहीं है पर हम सिर्फ माल को भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सर वहां भी ई वे बिल बनाना है क्या? तो यार सरकार ने कुछ स्पेसिफिक केस बताए। पहला, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। याद है आपको कि हमने कल रजिस्ट्रेशन का रिवीजन में देखा था कि राजा हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में हमें रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इंटरस्टेट कर रहा हूं तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। सर रजिस्ट्रेशन से मुक्त करा, ई वे बिल से भी मुक्त करेंगे क्या? तो राजा अगर इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो भले वैल्यू 50,000 से कम है, इस केस में कंपलसरी ई वे बिल लगेगा। ठीक है, और सर एक और केस है हमारा ई वे बिल का, और वो है हमारा प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को इंटरस्टेट गुड्स भेज रहा है, बेच नहीं रहा है, तो अगर इंटरस्टेट गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, इस केस में भी आपकी लिमिट देखी नहीं जाएगी। ये दोनों केस ऐसे हैं जहां पे आपको कंपलसरी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे। एक और चीज, ई वे बिल में बेटा दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में सप्लायर रेसिपिएंट की डिटेल जाती है और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की सारी डिटेल जाती है। तो ये होता है हमारा ई वे बिल, जिसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ई वे बिल तभी वैलिड माना जाता है जब दोनों पार्ट हमारे भर जाए। तो देखो पार्ट ए में क्या होता है सर, पार्ट ए में ये होता है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो सारी डिटेल देगा सप्लायर की, रेसिपिएंट की। पार्ट बी में जो ट्रांसपोर्टर है वो सारी डिटेल देगा। अच्छा, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर फर्निश कर सकता है अगर ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर दिया,
या ई कॉमर्स ऑपरेटर कुरियर एजेंसी भी कर सकता है अगर आपने उनको ऑथोराइज कर दिया। अच्छा सर, ये ई वे बिल कब वैलिड माना जाएगा? तो जैसे पार्ट बी कंप्लीट होगा तभी ई वे बिल वैलिड माना जाएगा। सर ये पार्ट ए कितने दिन तक वैलिड होता है? तो पार्ट ए वैलिड रहता है हमारा 15 दिन तक। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर एक डिटेल होती है कन्वेंस की डिटेल, गाड़ी का नंबर। तो यार गाड़ी चेंज हो जाती है कभी कभार, तो क्या सर कन्वेंस की डिटेल के लिए वापस से बार बार ई वे बिल बनाए क्या? तो कन्वेंस की डिटेल के लिए हमको वापस से बार बार ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। लॉ मेकर ने बोला कि अगर कंसाइनर से लेकर ट्रांसपोर्टर तक 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो आपको कन्वेंस डिटेल अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर ट्रांसपोर्टर की प्लेस से लेकर कंसाइनी तक भी डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है तो तब भी आपको कन्वेंस डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। याद रखना कितना? 50 किलोमीटर। सर बिल टू शिप टू मॉडल है तो क्या दो ई वे बिल बनाएंगे? नहीं, बिल टू शिप टू मॉडल में बस एक ही ई वे बिल बनाओगे। तो यहां पे ए है, यहां पे बी है और यहां पे सी है। ए ने बी को बिल भेजा, बी ने सी को शिप करा। सर दो ई वे बिल, यहां एक ई वे बिल बनेगा, या तो ए बना दे या तो बी बना दे। बोलो माता रानी की जय। सर किसको जनरेट करना है ई वे बिल? तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कर रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट करेगा। सर अगर हमारा मूवमेंट कोई और कर रहा है तो जो मूवमेंट कर रहा है उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब यहां पे एक स्पेशल केस है, वो है रेलवे का। यार रेलवे कभी भी ई वे बिल जनरेट नहीं करेगी। इतना सारा माल रेलवे में जाता है, आप रेलवे को बोलो यार रेलवे ई वे बिल जनरेट करो, गलत हो जाएगा ना। तो रेलवे के केस में हमने बोला कि पार्ट ए भी सप्लायर को भरना है और पार्ट बी भी सप्लायर या रेसिपिएंट को भरना है। या तो आप बिफोर कर दो, जब गाड़ी जा रही है उससे पहले, या जैसे ही मूवमेंट हो गया गुड्स का, जैसे ही ट्रेन ट्रेन ट्रेन, रेलगाड़ी छुक 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 छू, तो जैसे ही आपकी रेलगाड़ी चली उसके बाद बना देना। पर एक बात याद रखना, रेलवे जब तक गुड्स रेसिपिएंट को डिलीवर नहीं करेगी, जब तक रेसिपिएंट एक प्रॉपर ई वे बिल नहीं दिखा देता, जब रेसिपिएंट प्रॉपर ई वे बिल दिखाएगा रेलवेज को, उसके बाद ही जो रेलवे से वो रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर करेगी। कहो माता रानी की जय। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो देखो रेलवे विल डिलीवर goods to recipient unless the valid e-way bill is produced by recipient। इसके बाद URD है और रजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को माल बेचा तो यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा माना जाएगा कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज कॉज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। सर सप्लायर हैज नॉट फर्निश्ड द डिटेल इन पार्ट बी, तो सप्लायर ने पार्ट बी में डिटेल फर्निश नहीं करी। भाई माल कौन ले जा रहा है? ट्रांसपोर्टर, तो ट्रांसपोर्टर को सारी डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। ट्रांसपोर्टर लोग क्या बहुत परेशान हो जाते हैं, इतना सारा माल लेके जाते हैं और कभी कभार ट्रांसपोर्टर के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है ई-वे बिल बनाने की। तो यार बेचारा ट्रांसपोर्टर खुद इतना परेशान है, तो हमने बोला यार ठीक है ट्रांसपोर्टर, आपके लिए हम क्या करते हैं ना, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाने का प्रोविजन डालते हैं। तो ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकता है। अब सर कौन से फॉर्म में बनाएगा? तो EWB 02 में बनाएगा। कब बनाएगा? देखो ध्यान से, सपोज करो राम कंसाइनर है, श्याम भी कंसाइनर है, 26,000 25,000। सर अब देखा जाए तो 50,000 से कम है। सर टोटल देखोगे तो 50,000 से ज्यादा है ना, तो ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में तो 50,000 से ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब है क्या ई-वे बिल बनाना है? हाँ राजा, ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारा इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है और जिसका टोटल 50,000 से ज्यादा है तो फिर यहां पे ई-वे बिल बनाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर को। सर अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ई-वे बिल बनाना नहीं है। सर अगर दोनों 25,000 तो यार 50,000 से ज्यादा होना चाहिए ना,
तो ये अगर दोनों परचेस आर ईच तो भी कोई ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। सर अगर रेलवे, एयरवेज और वेसल गुड्स इनके थ्रू सेंट हो रहे, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहे, तो इस केस में भी नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हम ऊपर वाले सारे केसेस देख रहे हैं। ठीक है सर, इसके बाद क्या ई वे बिल एक्सटेंड हो सकता है? तो कमिश्नर चाहे तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स में एक्सटेंड कर सकता है। ट्रांसपोर्टर के कुछ कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। राजा नेचुरल कैलेमिटी आ गया, लॉ ऑर्डर के इश्यूज आ गए, एक्सीडेंट हो गया, ट्रांसशिपमेंट का मामला है, गाड़ी बदल रही है, तो एक्सटेंड कर सकते हैं आप कितने टाइम तक? 8 आवर्स फ्रॉम एक्सपायरी टाइम। जैसे ही हमारा खत्म हो गया वैलिडिटी पीरियड, उसके बाद 8 घंटे तक आप और एक्सटेंड कर सकते हो। सर ई वे बिल एक्सेप्ट भी तो करना पड़ता होगा। हाँ, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? तो राजा, सप्लायर एक्सेप्ट करेगा अगर पार्ट एड रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ने भरा है, और रेसिपिएंट एक्सेप्ट करेगा अगर पार्ट है हमारा सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने भरा है। सर कब तक एक्सेप्ट करना है? तो हमें एक्सेप्ट करना है 72 आवर्स फ्रॉम दी डिटेल्स अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल। क्या होता है ना, जैसे ही ई वे बिल बनता है तो सामने वाले के पोर्टल पे पॉपअप होता है, तो उसके 72 आवर्स में और डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जिस टाइम पे डिलीवरी मिल गई, विच एवर इज अर्लियर, तो यहां तक आपको ई वे बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर अगर नहीं एक्सेप्ट करा तो हम मान लेंगे डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है सर, एक ई वे बिल एक स्टेट में बनाया तो वो दूसरे स्टेट में भी वैलिड है, ऐसा नहीं कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ से। भाई एक ई वे बिल बनाना है ना, ऐसा थोड़ी, ऐसे तो गाड़ी इतने सारे स्टेट क्रॉस करेगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो क्या इतने सारे ई वे बिल? ना 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 ना, एक ई वे बिल दूसरे स्टेट में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मल्टीपल इनवॉइसेस है, 5 इनवॉइस है, एक इनवॉइस 51,000, बनाओ ई वे बिल। 50,000 कोई ई वे बिल नहीं बनाना, 45,000 कोई ई वे बिल नहीं बनाना। सर 54,000 है, एग्जेम्प्टेड है, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। 52,000 है तो बनाओ ई वे बिल। अच्छा, ट्रांसपोर्टर एक काम कर सकता है, सारे ई वे बिल को कंसोलिडेट कर सकता है कहां? EWB 02 में। सर थ्योरी क्वेश्चन, ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड, कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह पे ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहला स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स, एलपीजी, जीएसटी नहीं लगता इस पे, तो जब जीएसटी नहीं लगता तो काहे बात का ई वे बिल। केरोसिन ऑयल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यहाँ पे तो हम मदद करना चाह रहे हैं ना देश में। अब आप गाड़ी रोक के बोलोगे लाओ ई वे बिल, अरे हमारा कोई पर्पस वो थोड़ी है, हमारा पर्पस तो है डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर पोस्टल बैगेज, ठीक है, तो पोस्टल बैगेज में भी ई वे बिल नहीं लगता। ज्वेलरी अदर देन इमिटेशन ज्वेलरी, इसका मतलब है इमिटेशन ज्वेलरी अगर आपकी 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल रिक्वायर्ड हो जाएगा। सर फिर नॉन मोटराइज कन्वेंस, अगर नॉन मोटराइज कन्वेंस से जा रहे, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी चुक 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 नहीं होता बैलगाड़ी में, है ना, तो अगर बैलगाड़ी से दड़ा है तबड़क 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 तबड़क, तो क्या बैलगाड़ी में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एक कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो पे जा रहा है। सर ये इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है? तो यार दिल्ली में है ना तुगलकाबाद, वहां पे आईसीडी सबसे पहले आया था। आईसीडी सिंपल क्या होता है ना बेटा, कस्टम पोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो अब कस्टम पोर्ट पे सारा सामान नहीं रख सकते, तो कस्टम पोर्ट से सामान को शिफ्ट करा जाता है आईसीडी में, जहां पे एक छोटी सी जगह रहती है जहां पे आप सामान को रख सकते हो। तो सर अगर गुड्स हमारे कस्टम पोर्ट से आईसीडी पे जा रहे हैं, कोई ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर एग्जेम्प्टेड गुड्स अदर देन डी ऑयल्ड केक, तो डी ऑयल्ड केक एक स्पेशल तरह का गुड है, डी ऑयल्ड केक भी एग्जेम्प्टेड है, पर डी ऑयल्ड केक में आपको ई वे बिल लगेगा। सर नॉन टैक्सेबल गुड्स, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर, यहाँ पे भी ई वे बिल नहीं लगेगा। सर अगर शेड्यूल 3 के गुड्स हैं तो वहां पे भी ई वे बिल नहीं लगेगा। अगर गुड्स कस्टम कंट्रोल या कस्टम सुपरविजन में है तो भी ई वे बिल नहीं लगेगा। सर खाली सामान नेपाल और भूटान से आया तो भी सर ई वे बिल नहीं लगेगा। और एक और चीज, सीएसडी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से अगर हमारे गुड्स यूनिट में जा रहे हैं खाना खिलाने के लिए कस्टमर के लिए, तो ये मिलिट्री में क्या रहता है ना, बहुत सारे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट रहते हैं डिफेंस में,
तो हमने बोला ठीक है यार, डिफेंस में खाना वाना खिलाने के लिए गुड्स जा रहे हैं ना, कैंटीन स्टोर से लेकर कस्टमर्स तक या कैंटीन से कस्टमर्स तक, तो यहाँ पे भी कोई ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और सर हैवी वाटर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय एटॉमिक एनर्जी टू NPCIL, यहाँ पे भी कोई ई वे बिल बनाना नहीं है। डिफेंस में नहीं बनाना है सर। अगर कंसाइनर CG SG LA लोकल अथॉरिटी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रेल, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। और MT खाली गाड़ी जा रही है तो भी ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अब इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, डबल स्पीड में वीडियो मत देखा कर, 1.5 पे देखा कर या 1.25 पे देखा कर, दिमाग में भी तो जाए कुछ, ठीक है। अब सुनो, कंसाइनर वेमेंट। वेमेंट क्या होता है सर? वेमेंट होता है मतलब टोल काटा। अब टोल काटे पे आपको कभी कभार गाड़ी का वेट कराना पड़ता है। सर अगर हमको गाड़ी का वेट कराना रहता है तो अगर कंसाइनर से वेमेंट तक का डिस्टेंस सिर्फ 20 किलोमीटर तक है, कोई ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर वेमेंट से लेकर कंसाइनर तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है तो भी यहां पे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों केसेस में डिलीवरी चालान बनाओगे तो भी चलेगा। सर एम्प्टी सिलेंडर जा रहे हैं तो भरे हुए सिलेंडर्स पे ई वे बिल नहीं बनवाया तो एम्प्टी पे कहां से बनवाएंगे? तो एम्प्टी सिलेंडर्स पे भी ई वे बिल नहीं बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। हम कहीं कहीं पे ई वे बिल को ब्लॉक कर देंगे। सर कब ब्लॉक करेंगे? तो अगर हमारा सप्लायर कुछ ऐसे काम करता है, सर कैसे काम वो मैं बताऊंगा, तो कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से हमको जीएसटी का नुकसान हो रहा है तो हम सप्लायर या ट्रांसपोर्टर के केस में ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे। सर ये रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकते हैं क्या? हाँ राजा, ये तो जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लॉक कहां पे करना है? सप्लायर के यहां पे हमको ब्लॉक करना है। तो सर कहां पे ब्लॉक करेंगे? सबसे पहला है हमारा क्या? कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन वाले ने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक रिटर्न फाइल नहीं करे, अगर रेगुलर रिटर्न फाइलर है, उसने GSTR 1 2 महीने के लिए फाइल नहीं करा और 2 सक्सीडिंग क्वार्टर्स, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर दिया गया है, तो अगर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया, ये 4 ऐसे कारण हैं जहां पे हम चाहें तो सप्लायर का ई वे बिल ब्लॉक कर सकते हैं। पर याद रखना, रेसिपिएंट ई वे बिल जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार देखो ध्यान से, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स और 2 टैक्स पीरियड, रेगुलर स्कीम में है तो 2 टैक्स पीरियड, और GSTR 1 तो 2 मंथ या और क्वार्टर, और बीइंग अ पर्सन हु रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। कहां पे ब्लॉक हो जाएगा सर? यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, सप्लायर का हम क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। अगर 30 मिनट से ज्यादा तक आपकी व्हीकल को रोका गया है तो आप प्रॉपर ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ई वे बिल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी लिमिट। बिल्कुल ध्यान से देखो यार, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मन कह रहा है कि इस बार लिमिट का क्वेश्चन आएगा 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 तो आएगा। तो सर कब तक ई वे बिल वैलिड रहता है? अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो अगर 200 किलोमीटर तक है तो 1 डे। अच्छा, ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोडल शिपमेंट को हटा देना। सर ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? तो चलो मैं आपको दिखाता हूं ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है। चलो, ओवर डायमेंशनल कार्गो ये होते हैं हमारे ओवर डायमेंशनल कार्गो, और कितने बड़े बड़े हैं, तो गाड़ी से ज्यादा कार्गो, दैट इज नोन एज ओवर डायमेंशनल कार्गो। सर मल्टी मोडल शिपमेंट क्या होता है, हमको वो भी देखना है। तो यार मल्टी मोडल शिपमेंट, तो ये मल्टी मॉडल शिपमेंट में ऐसा जनरली कोई ऐसा कार्गो नहीं होता। मल्टी मॉडल शिपमेंट में क्या होता है ना, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन को यूज करा जा रहा है फॉर डिलीवरिंग द गुड्स। जहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन आपका शिप है तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। तो ओडीसी और मल्टी मॉडल को हटा देना, वहां पे लिमिट है आपकी 1 दिन। और सर अगर सपोज करो 202 किलोमीटर है, तो यार 202 है तो यहां पे बहुत सिंपल है,
एक दिन हो गया 200, फिर एडिशनल 200 के लिए एक और एडिशनल दिन, तो टोटल कितने हो गए? 2 दिन। ठीक है, तो सर अगर फॉर सपोज करो ऐसा है 405, तो 200 200 और एक और, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 3 दिन। ठीक है, इसके बाद सर अगर आपका 20 किलोमीटर है, ओडीसी है, मल्टी मॉडल, तो बड़े बड़े इनकी स्पीड बहुत धीरे धीरे होगी, तो इनकी स्पीड तो यार बहुत धीरे धीरे होगी, इसलिए यहां पे बोला है कितना? 20, और वापस से 20 या उससे ज्यादा है पार्ट देयर ऑफ में भी चल जाएगा। तो इसका मतलब आप समझो ध्यान से कि सपोज करो ये अपन ने एक चार्ट बना दिया, ठीक है, 208 किलोमीटर नॉर्मल कार्गो, कितने दिन के लिए वैलिड? तो 200 के लिए 2 दिन। सर ये गिनते कहां से? तो बेटा रात के 12 बजे से गिना जाता है। ठीक है, तो पूरा दिन खत्म होता है हमारा रात के 12 बजे, वहीं से हमारी शुरुआत होती है गिनने की। ठीक है, तो 208 किलोमीटर 2 दिन। फॉर सपोज करो मैंने बोला ओवर डायमेंशनल कार्गो है और वापस से 208 किलोमीटर, तो अब यहाँ पे 20 किलोमीटर के कितने हिस्से? तो 20 किलोमीटर से जैसे ही डिवाइड करोगे तो 10 पॉइंट आएगा। तो 10 पॉइंट सर यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, कितना? 11। ठीक है, तो फॉर सपोज करो अगर 12 अप्रैल आज है, आज मैंने ईवे बिल जनरेट करा, तो 12 अप्रैल प्लस 11 दिन, तो ये हो गया मेरा 23 अप्रैल। अच्छा 23 अप्रैल में भी कब तक? तो 23 अप्रैल में रात के 12 बजे तक ये मेरा ईवे बिल वैलिड रहेगा। कहो माता रानी की जय। सर अगर हमारा मल्टी मोडल शिपमेंट है जहां पे एक लैग शिप से है और वहां पे भी अगर 208 किलोमीटर है, तो सेम हमारा 11 दिन के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, देख लें क्या यार हमारा ईवे बिल कंप्लीट हो गया क्या? तो सारी चीजें कंप्लीट हो तो गई है, एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते। तो ये हमने देख लिया था, हाँ एक और चीज है राजा कि सप्लायर और रेसिपेंट अगर नहीं कर रहा है तो ट्रांसपोर्टर को करना पड़ेगा। सर ट्रांसपोर्टर को क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? नहीं, ट्रांसपोर्टर एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे भी आपका ईवे बिल जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईवे बिल सर कैंसिल कर सकते हैं, हाँ 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन आप ईवे बिल को कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हाँ एक और चीज, आजकल बहुत चोचले आ गए ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, तो सर पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस को क्या क्या चीजें कैरी, जो ट्रक वाले भैया हैं उन्हें क्या क्या चीजें कैरी करनी पड़ेगी? तो इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान कैरी करो, या एक तो ये तो कैरी करना है इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, और एक और है आपका, आपकी गाड़ी में ये चीज होनी चाहिए RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो ये कन्वेंस में होना चाहिए ताकि हम उससे मैच कर पाए कि ईवे बिल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपका ईवे बिल वाला चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज यार देखो लाइक करो, वीडियो को लाइक करोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना अच्छा रहेगा, उतना लोगों का भला होगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों का भला होना चाहिए। कोई भी इंसान, ये ईवे बिल का वीडियो है और ये ईवे बिल का वीडियो कुछ 35-37 मिनट्स का है, तो ये भी अगर आपने डबल स्पीड में देख लिया तो आपका राजा पूरा ईवे बिल क्लियर है, और जो जो टफ टफ चीजें ना मैंने वो भी आपको बता दी। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करो, और जितना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना उतना उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि भाई साहिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलो आ जाओ यार। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है राजा कौन सा? TDS और TCS। बड़ा ही, बहुत ही, वाह माशाल्लाह, इतना बढ़िया चैप्टर है ना TDS TCS। आप बोलोगे बढ़िया, तो मैं इसको 20 मिनट में खत्म करूंगा TDS TCS। बस आप इधर ध्यान रहते रहो, सुनते रहो, सीधे बैठो। ठीक है, आ जाओ सर। सबसे पहले बेसिक टर्म्स में समझा रहा हूं कि TDS क्या होता है। GST का TDS TCS तो बाद में समझेंगे, पहले समझो TDS क्या होता है। तो सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेस, एक है साहिल सर। अब सर पेस ने साहिल सर को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख दिए। पेस साहिल सर को 5 लाख तो देगी,
पर सरकार बोलती है देखो साहिल सर आपने 5 लाख की इनकम कमाई। मैंने बोला हाँ कमाई, तो सरकार बोलती है इस 5 लाख पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। मैंने बोला हाँ देना होगा। तो सरकार बोलती है क्यों हम इतना आखिरी तक वेट करें, इंतजार हो गई मेरे प्यार की, आई ना कुछ खबर तेरे प्यार की। तो सरकार बोलती है आखिरकार हम इतना इंतजार क्यों करें, हम क्यों ना पेस को बोलें कि आपका इनकम टैक्स पेस जमा करवा दे। बढ़िया है सर, बढ़िया है। तो सरकार बोल रही है काम करो साहिल सर को पूरे 5 लाख मत दो, 50,000 सर के काट लो टीडीएस के नाम पे। तो नेट में साहिल सर को कितना पेमेंट करो, 4,50,000। सर जब आखिरी में आप इनकम टैक्स रिटर्न बनाओगे तो क्या ये 50,000 डिडक्ट हो जाएगा? तो राजा ये 50,000 मुझे एक फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा जिसका नाम है 26AS। तो ये 26AS फॉर्म में मेरे को रिफ्लेक्ट होगा। तो जब मैं आखिरी में रिटर्न बनाऊंगा तो मेरी इनकम है सपोज करो 10 लाख, मेरा टैक्स बना 1,17,000। इसमें से ऑलरेडी कितना इनकम टैक्स पे हो चुका है पेज के द्वारा, 50,000। तो 1,17 में से 50 गए, अब बचा कितना, 67,000। ठीक है, बस ये मुझे 67,000 पे करना है। एज इट इज सेम टू सेम कंसेप्ट जीएसटी में भी है, बस जीएसटी में 26AS की जगह बोलेंगे ई कैश लेजर। क्या बोलेंगे, ई कैश लेजर। तो सर आखिरकार ये जीएसटी में काय का टीडीएस का कंसेप्ट है? तो बिल्कुल ध्यान से देखो, हमारा सप्लायर जिसको हम कहेंगे डिडक्टी और हमारा रेसिपेंट जिसको हम कहेंगे डिडक्टर, जो टीडीएस काटता है, कटा टीडीएस तुम्हारा नहीं कटा, नहीं, तुम्हारा भी कभी ना कभी तो कटा ही होगा, खैर छोड़ो। तो सप्लायर है हमारा डिडक्टी, रेसिपिएंट है हमारा डिडक्टर जो काटता है। लड़कियों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, तो यार छोड़ो। तो डिडक्टर और डिडक्टी, अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, टैक्स और सेस को हटा देना। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी कंपनसेशन सेस को हटा देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। मतलब ये जो डिडक्टर है इसको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। सर कितना टीडीएस कटता है? तो यार टीडीएस का सेक्शन है 51 और 51 में कटता है कितना, 2%। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, 1 का 2, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, तो 1 2 का 4, तो 1 का कितना परसेंट, 2%। अभी एक और सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 52, तो वहां पे 2 का 1, ठीक है, 1 का 2, 2 का 1। वाओ। तो सर अब देखो ध्यान से, सप्लायर रेसिपेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो भाई रेसिपिएंट को टीडीएस डिडक्ट करना है 2% और फिर सप्लायर को पेमेंट देना है। सर एक बात बताओ, 4 इनवॉइस है 1-1 लाख के। राजा मैंने क्या कहा आपको, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में चारों इनवॉइस को क्लब करो। चारों इनवॉइस को क्लब करेंगे तो वैल्यू 4 लाख आ जाएगी ना। तो क्या आप टीडीएस काटना पड़ेगा? हाँ राजा टीडीएस काटना पड़ेगा। सर कहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा? तो राजा मेरे सिर्फ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट ही टीडीएस काटेंगे, सबके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर ये स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट है तभी टीडीएस की बात होगी। सर कौन कौन से? सर एक आते हैं हमारे सीजी, एसजी डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हटा देना, वहां पे भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। गवर्नमेंटल एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी या नोटिफाइड पर्सन, तो बस ये 4 जने ही टीडीएस की लायबिलिटी में आएंगे। सर ये नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से? तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पर्सन को नोटिफाई करा, अथॉरिटी बॉडी, सीजी एसजी की सोसाइटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन्हें नोटिफाई करा गया है। सर अथॉरिटी और बॉडी क्या होती है? कोई भी अथॉरिटी और बॉडी जिसको
पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा सेटअप करा गया है और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या किसी गवर्नमेंट ने बनाया है जहां पे गवर्नमेंट का 51% स्टेक या उससे ज्यादा स्टेक है, तो ही वो क्या कहलाएगी, ऑथोरिटी और बॉडी। तो सर ये तीनों भी नोटिफाइड है। अच्छा, रेट ऑफ टीडीएस इज 2%, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। सर अगर आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये इसको बेच रहे हैं, ये इसको बेच रहे हैं, कोई टीडीएस वीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सर ये इसको बेच रहा है, ये इसको बेच रहा है, तो यहां पे भी कोई टीडीएस वीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जैसे ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, सपोज करो यहां पे साहिल सर, भाई मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा जिसकी वैल्यू है 5 लाख, मुझे 5 लाख का पेमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को 5 लाख का पेमेंट मिलेगा। इस 5 लाख के पेमेंट में से सरकार क्या करेगी, 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगी और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद मुझे पेमेंट देगी। सर ये टीडीएस तो डिडक्ट हो गया, क्या आपको दिखेगा कहां पे, तो ये मुझे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहां, ई कैश लेजर, तो मुझे ये ई कैश लेजर में दिख जाएगा। अब देखो ध्यान से, नो टीडीएस इन दी फॉलोइंग केस, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में, बट रेसिपिएंट कहीं दूसरी स्टेट में रहता है, तो यहां पे टीडीएस की बात नहीं होगी। लॉजिकल है ना, सप्लायर एमपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी में, तो चार्ज तो आपने करा सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो भी एमपी वाला, पर राजा मेरे रेसिपिएंट हमारा कहीं और रहता है, रेसिपिएंट रहता है महाराष्ट्र में। तो यार अब हम टीडीएस काटे तो काटे कैसे, क्योंकि भाई यहां पे तो एमपी और एमपी है, तो अब टीडीएस काटने के लिए मैं महाराष्ट्र का टीडीएस थोड़ी काट सकता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर लॉस और पॉस सेम स्टेट में बट रेसिपिएंट कहीं और रहता है, तो वहां पे हम टीडीएस की बात नहीं करेंगे, बाकी सारे केसेस में टीडीएस की बात होगी। सर टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है, तो 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक टीडीएस डिपॉजिट करना है, जो टीडीएस काटेगा उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। सर अगर नहीं करा तो राजा 18% की रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट से लेकर पेमेंट डेट तक। सर टीडीएस कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, तो सप्लायर के ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, जब हमारा डिडक्टर जीएसटीआर 7 फाइल कर देगा और डिडक्टर डिडक्टी को सर्टिफिकेट दे देगा जीएसटीआर 7A में। सर आखिरकार व्हाट आर दी कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट, तो बहुत ही सिंपल कंटेंट है हमारे सर्टिफिकेट के। तो क्या क्या चीजें आएगी, टीडीएस का सर्टिफिकेट नंबर, जीएसटीएन ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर का नाम, डिडक्टी का जीएसटीएन, लीगल नेम, ट्रेड नेम, कौन सा टैक्स पीरियड है, सप्लाईज की डिटेल और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। बहुत ही सिंपल है, बहुत रेयर चांसेस है इसका थ्योरी क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। उसके बाद सर रिफंड ऑफ टीडीएस, अगर एक्सेस टीडीएस काट दिया तो वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने ज्यादा टीडीएस काट दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो रिफंड हो जाएगा। सर अगर डिफॉल्ट कर दिया टीडीएस में, तो फिर सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस लग जाएंगे और फिर गवर्नमेंट उस वे में आपसे रिकवर करेगी। सर रजिस्ट्रेशन, तो टीडीएस डिडक्टर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थ्रेशोल्ड लिमिट। सर इनको कितने दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर पीओ को लग रहा है कि ये लोग नो लॉन्गर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो फिर इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देंगे। हो गया टीडीएस, कितना सिंपल था। सर टीडीएस में एग्जाम में क्या आएगा, राजा एग्जाम में यही आएगा, एक क्वेश्चन है शॉर्ट बैठते ही है, ये नो टीडीएस या थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कब कब टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो बताओ कब कब काटने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपको बताता हूं, कोई अपने को 4 से 5 पॉइंट लिखना है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से कम है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो टीडीएस नहीं काटना। तीसरा, इनके बीच में हो रहा है तो टीडीएस नहीं काटना। सर ये यहां पे टीडीएस नहीं काटना। भाई एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं तो टीडीएस नहीं काटना, शेड्यूल 3 की सप्लाई कर रहा हूं तो टीडीएस नहीं काटना। टीडीएस तब काटना है जब टैक्स की लायबिलिटी आएगी। हो गए मेरे 4 से 5 पॉइंट। बोलो माता रानी की जय। अब देखो
अगला कंसेप्ट है टीसीएस का। टीसीएस का कंसेप्ट और बच्चों जैसा कंसेप्ट है, बिल्कुल। जीएसटी तो यार महा बच्चों जैसा है, बिल्कुल बच्चों जैसा। टीसीएस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कभी ना कभी तो अमेजॉन से कुछ खरीदा होगा, कभी ना कभी तो फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा होगा। इन्हें कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक ऐसे लोग, जो लोग आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आपका गुड्स इन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होगा, ये लोग आपको सेल करने में मदद करेंगे और इनका थोड़ा बहुत कमीशन रहेगा। दैट इज नोन एज व्हाट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझो ध्यान से। सपोज करो यहां पे एक लड़की है जिसका नाम है प्रियांशी। प्रियांशी मैडम को मिड्डी लेनी है ना, होता है लड़कियों का कुछ होता होगा, तो प्रियांशी मैडम को लेनी है मिडी। अब मिडी लेनी है, प्रियांशी मैडम ने देखा ये तो 1000 रुपए की आ रही है, इसने बोला 1000 और ऊपर से 12% जीएसटी लग रहा है 120 का, टोटल पड़ रहा है 1120 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अमेजॉन पे प्रोडक्ट लिस्टेड होगा सप्लायर का, अमेजॉन की मिडी थोड़ी होगी, ये तो सप्लायर होगा। तो यार सप्लायर ने लिस्ट करा हुआ है, टोटल है 1120, बिक गई। प्रियांशी मैडम के जेब से तो कितने गए होंगे, 1120। अब पैसा प्रियांशी किसको देगी, अमेजॉन। अमेजॉन क्या करेगा ना, 1120, और अमेजॉन बोलेगा देखो सप्लायर हम आपको 1120 नहीं दे सकते, 1120 प्लस सरकार ने अमेजॉन के ऊपर एक लाइबिलिटी डाली। सरकार ने बोला कि भाई इतने का माल बेचा 1000, इस 1000 का 1% काट के पेमेंट दो, तो 10 रुपए काट दो और इस सप्लायर को 1110 का पेमेंट दो। सर इससे ऐसा क्यों करा राजा, समझो लॉजिकली। सप्लायर को जीएसटी कितना देना है, 120, 10 रुपए ऑलरेडी काट दिया, मतलब अब कितना देना है, 110। इससे हुआ पता है क्या, इससे सरकार को ट्रांजैक्शन मालूम पड़ गया, सरकार को यह पता पड़ गया कि आखिरकार ट्रांजैक्शन कितने का था, क्योंकि सरकार भी तो चालू है ना, 10 डिवाइड बाय 1% कर सकती है ना। जैसे ही सरकार करेगी 10 डिवाइड बाय 1%, तो सरकार को मालूम पड़ गया ट्रांजैक्शन कितने का था, 1000 का। क्या अब कोई जीएसटी की चोरी हो पाएगी? समझे कि सरकार कितना दिमाग लगा लेती है। तो सर अब देखो 1120 में से 10 रुपए गए तो बचा कितना, 1110। तो ये 10 रुपए का टीसीएस काटना पड़ेगा किसको, अमेजॉन को। इनफैक्ट मैं कहूं तो इसे कहा जाता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब अमेजॉन ने 10 रुपए का टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट करके सामने वाले को पैसा रेमिट करा और ये 10 रुपए सप्लायर के ई कैश लेजर में दिख जाएगा। बोलो माता रानी की जय। सर टीसीएस कौन सी वैल्यू पे कटेगा, तो जो वैल्यू लेस सेल्स रिटर्न, तो जितना सारा ट्रांजैक्शन होगा सेल रिटर्न माइनस करने के बाद उस वैल्यू पे टीसीएस कटेगा। सर इसकी ड्यू डेट तो सेम है, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर कितने दिन में रजिस्ट्रेशन, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, पीओ कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन इफ नो लॉन्गर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। टीसीएस वालों को एक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है जीएसटीआर 9B में 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, कमिश्नर चाहे तो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं ओन वेबसाइट के थ्रू बेच रहा हूं, सपोज करो अमेजॉन का ही प्रोडक्ट बेच रहा है, अमेजॉन भी कुछ कुछ प्रोडक्ट बेचता है, क्या उसका भी टीसीएस कटेगा? सर कैसी बेतु की बातें कर रहे हो, मेरी ही वेबसाइट, मेरा ही प्रोडक्ट, मैं ही बेच रहा हूं, तो मैं टीसीएस किसका काटूंगा? अरे काटने के लिए 2 जने तो होने चाहिए ना, मैं अपना ही पत्ता काटूंगा क्या? तो यार समझो ना, ओन वेबसाइट पे कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। ठीक है सर, प्रॉपर ऑफिसर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सारी डिटेल्स इनको फर्निश करनी पड़ेगी कि कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स है, कितना आपने बेचा है, कितना स्टॉक का डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को फर्निश करनी पड़ेगी। अगर नहीं करी तो 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट हो गया तो, फॉर सपोज करो अमेजॉन बीच में ही नहीं आया तो डायरेक्टली पेमेंट हो गया, तो तब भी कोई टीसीएस की बारी नहीं आएगी। सर क्या टीसीएस को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं? हाँ, तो टीसीएस में रेक्टिफिकेशन की डेट है 30th day of November और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर।
तो ये लास्ट डेट है जहां पे आपसे अगर टीसीएस में कोई गलती हो गई तो आप उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है, मैं आपको बता देता हूं। चलो, सिंपल सा अमेंडमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्या है ना कि जो भी हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, तो वो जो भी माल बेच रहे हैं, जो भी सप्लायर, तो वो उनको सारी डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने डिटेल अपलोड नहीं करी तो 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, बस ऐसा सिंपल सा एक छोटू सा अमेंडमेंट। एक और चीज बता देता हूं, सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट है, पर हो सकता है सीए इंटर में कभी भूले भटके वो पूछ ले। तो क्या है ना, पहले क्या होता था ना, एक ही ई कॉमर्स ऑपरेटर होता था, आजकल दो दो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं साहिल सर हूं, यहां पे एक है हमारा ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म और एक है अमेजॉन का प्लेटफॉर्म। तो एक है बायर साइड वाला प्लेटफॉर्म और एक है सेलर साइड वाला प्लेटफॉर्म। तो सरकार बोलती है अगर 1 2 3 4 5 जितने भी प्लेटफॉर्म हो, जो लास्ट वाला प्लेटफॉर्म है, जो बायर साइड का बिल्कुल लास्ट वाला प्लेटफॉर्म है ना, तो वो ही टीसीएस काटेगा। ठीक है, चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से चैनल को अपना प्यार देते रहें।